हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट। जैसा कि आपको पता लग रहा होगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 जो होने वाला है उसके लिए आज हम घटना चक्र बुक से प्रीवियस ईयर इसके क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। कि देखिए, हम इतिहास से शुरू किए थे, यानी कि भारतीय इतिहास से शुरू किए थे और अपने क्लास पहले में देखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, और आज देखने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। हर्षवर्धन, राजपूत काल, प्राचीन भारत विविध, सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये सभी आपको एक बार और रिपीट करते चलूं कि पहला हमारा एक और क्लास हो चुका है और इस आज के क्लास में हम हर्षवर्धन, गुप्त वंश से लेकर के मुगल साम्राज्य तक टोटल देखने वाले हैं आज हम। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, कल हम देखे थे, उससे आगे आज हम गुप्त वंश यानी कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए, कल का हमारा क्लास पहला था, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और आज का क्लास हमारा ये दूसरा है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के भारतीय इतिहास से संबंधित दूसरा क्लास। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे। तो ध्यान रखिएगा, कवि हरिशेर किस शासक के दरबारी कवि थे। तो ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त के ये दरबार में कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा इसमें दिया गया है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर, ध्यान रखिएगा, अंकित किया गया था। ध्यान रखिएगा, हरिशेर की। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें दिया है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में कवि हरिशेर द्वारा रचित गई थी, अभी मैंने बताया, जिसे इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यह अशोक स्तंभ पर अंकित था। हरिशेर राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि खगोल वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे। ध्यान रखिएगा, ये किसके दरबार में थे। कालिदास और वराहमिहिर दोनों खगोलविद थे, ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य के। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अभिज्ञान शकुंतलम के अलावा इन्होंने विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतुसंहार आदि इन्होंने रचना किए हैं। ध्यान रखिएगा, कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है कि मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है। तो भी मैंने बताया कि लिखी गई है कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो प्रभावती गुप्ता थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वकाटक नरेश रुद्रसेन तृतीय की पत्नी थी। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इन प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके राजनीतिक सलाहकार या फिर कह सकते हैं मंत्री भी थे। कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य बोलते हैं। तो उन्हें चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये तीनों सही है, लेकिन समुद्रगुप्त के अलावा नहीं जाना जाता था। ये इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत सी विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास में धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा देखिए, अब अगला हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा हर्षवर्धन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो पूछने के चांस बन सकते हैं। देखिए पूछा गया कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो कन्नौज से पहले हर्षवर्धन, ध्यान रखिएगा, थानेश्वर का ये शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देखिए यहाँ पे ध्यान दे देते हैं, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुइनसांग भारत आया था। आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इसमें से कौन सा 5 इंडीज थे। तो ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 5 इंडीज में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। यहाँ पे बाण लिखा है तो बाणभट्ट है। और ध्यान रखिएगा कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। ध्यान रखिएगा कन्नौज थी उस समय। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन से हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो मैंने बताया पहली थानेश्वर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा जो प्रश्न होने वाला है ये राजपूत काल से संबंधित है। तो देखिए राजपूत काल का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है तमिल साहित्य साहित्य के रूप में ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इसमें संगम तमिल कवियों द्वारा विद्वान की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन इसमें किया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा जो एलोरा में कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में स्थित है और हम्पी एक कर्नाटक राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और ये भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। और यह मंदिर किस नदी के किनारे है पूछा जाएगा तो विरूपाक्ष मंदिर आपको ध्यान रखना है तुंगभद्रा नदी के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राज वंशों के शासन के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा पल्लव राजवंशों के शासनकाल में महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है तो तमिलनाडु में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाएगा कि यह मंदिर किस कला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा यह द्रविड़ कला और तमिल संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। ध्यान रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक इसमें से पूछा जाएगा तो सी करेक्ट हो जाएगा दंती दुर्ग यानी कि दंती वर्मन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ध्यान रखिएगा चोल साम्राज्य के संस्थापक विजया चोल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि यह आरंभ में पल्लव का सामंत था, आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। ध्यान रखिएगा 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा ये करवाया गया था। और ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाट में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य गंगेकोड चोल की उपाधि धारण की तथा गंगेकोड चोलमपुर नामक नई राजधानी भी इसने अपने नाम पर स्थापित की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलंगम नामक झील का निर्माण करवाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा चोल अभिलेखों के अनुसार बताया गया है कि जो जैन सभाओं में लोग दान करते थे अपनी भूमि को उसे पलिछांदम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। ध्यान रखिएगा चोल शासकों के संरक्षण में गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार नहीं बनवाया गया था, बाकी नटराज मंदिर चिदम्बरम का, पलायीनाथ मंदिर तंजावुर का और बृहदेश्वर गंगई कोंडन चोलमपुर का मंदिर बनवाया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का पहला शासक कौन था। ध्यान रखिएगा पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पूर्व में बंगाल और बिहार दोनों आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हाँ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। ध्यान रखिएगा धर्मपाल के द्वारा, यानी पाल वंश का जो शासक था एक धर्मपाल, इसके द्वारा ही विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है क्वेश्चन की 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था। ध्यान रखिएगा 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम भारत विविध से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी कि प्राचीन भारत विविध से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले यूपी टेट में। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध सबसे महाजनपद शक्तिशाली उस समय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी इसमें से मथुरा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज ये लाइक से सब्सक्राइब भर भर के करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा के पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों में दोनों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि चरक संहिता किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित है, और ध्यान रखिएगा चरक संहिता आयुर्वेद का एक मूल ग्रंथ है। ओके, और यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, जिसके रचयिता चरक है, और ये कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे चरक। आपको ये ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है। तो ये लिखी गई है महर्षि पतंजलि के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और देखिए नीति शास्त्र जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई नीति। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये लिखा गया है कामनंग के द्वारा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो उसमें चरक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई। तो पंचतंत्र की कथाएं ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और बताते चले आपको साथ में कि तुलसीदास जी के द्वारा क्या क्या लिखा गया है। तो रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण एवं वेद व्यास महाभारत की रचना हेतु विशेष रूप से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सी करेक्ट हो जाएगा, नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कही जाती है। तो तोलकाप्पियम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है। तो तक्षशिला आपको ध्यान रखना है सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है भीमबेटका में। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था। तांबे की पहली बार उपयोग ध्यान रखिएगा ताम्र युग के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो नालंदा महाविहार को ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान रखिएगा ए हमारा सही नहीं है। बाकी जैसे कि 622 की बात करें 622 ईसा पूर्व में तो मुस्लिम युग की स्थापना हुई थी, और 78 की बात करें तो इसमें सब संवत की शुरुआत की गई थी, और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स दिए हैं। औरंगजेब की मृत्यु पूछेगा, ध्यान रखिएगा एनो डोमिनी होता है एडी का फुल फॉर्म, और ये बिफोर डोमिनी होता है। तो ये देखिएगा 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। और मुस्लिम युग की शुरुआत मैंने भी बताया, सब संवत की शुरुआत मैंने भी बताया, कलिंग का युद्ध 261 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो ये औरंगाबाद में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा औरंगाबाद कहाँ स्थित है। तो औरंगाबाद याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए, यानी कि कौन सबसे पहले आया कौन सबसे बाद में आया, ये पूछा जाए। तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहला नंबर पे फाहियान आया भारत, उसके बाद ह्वेनसांग का आगमन हुआ दूसरे स्थान पर। ओके, और तीसरे स्थान पर टॉमस रो आया। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, सबसे पहले फाहियान, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग में, यानी कि कौन सा एक गलत युग में है। तो खजुराहो चोल राजवंश के द्वारा ही बनवाया गया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही, यानी कि हम्पी स्मारक का समूह विजयनगर राजवंश के द्वारा स्थापित करवाया गया, ये भी सही है। लिंगराज मंदिर की बात करें तो सोमवंशी राजवंश के द्वारा करवाया गया। हजार स्तंभ मंदिर की बात करें तो काकतीय राजवंश के द्वारा स्थापना करवाया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो रहा है। देखेंगे अपने कल के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।